हम लोग डाइपोल्स, अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शुरू कर चुके थे, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं, क्या दिखते हैं, ये सब हम लोग शुरू कर चुके थे, है ना। हम्म। इनफैक्ट ये भी डिस्कस कर चुके थे कि मेटल के थ्रू कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था, है ना। उसके बाद यहीं पे अपनी क्लास खत्म हो गई थी, है ना। इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे अभी। इसका अगला एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में, देखिए। इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है। हमें इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्या कि मैंने जिस स्पेस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी वो स्पेस मैंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है। तो मैं रेड पेन से जो ड्रॉ करूंगा वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। मैं ब्लू के ऊपर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इधर प्लस क्यू है, ये मान लेते हैं चार्ज का इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। इस प्लस क्यू और स्फीयर के सेंटर को हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, लेट्स से। क्या होगा, इस सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस प्लस क्यू की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो मैंने जो इंड्यूस चार्ज है उसको ड्रॉ कर लिया, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। क्या होगा, क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। यहाँ से निकली, जो ऐसे टर्मिनेट हो, ध्यान दीजिएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे टर्मिनेट होगी वो सरफेस के नॉर्मली होगी। एक और फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन ऐसे ही नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, अब क्या होगा, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निकलेंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी, कुछ ऐसी। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मेटल के सरफेस के नॉर्मल होगा, क्योंकि हमेशा ही मेटलिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में ही होती है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर। कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। इसमें एक चीज पे गौर करिएगा, इस मेटलिक स्फीयर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, मतलब फाइनली भी कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। मतलब इधर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इधर प्लस क्यू चार्ज है। दैट मीन्स इधर जितनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, इधर से उतनी ही फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। समझ में आई बात। इस पूरे के पूरे रीजन में सोचिए, ये पूरा स्फीयर प्लस ये चार्ज, इस पूरे के पूरे रीजन में टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू से मैंने कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करी है। पूरा का पूरा जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू ही है, और एक प्लस क्यू से अगर मैंने 10 फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो टोटल फील्ड लाइंस इस रीजन से जो ओरिजिनेट होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगी, ठीक है। जो बाहर निकलेंगे इस रीजन से वो 10 ही होंगी। तो यहाँ देखिए, ये 5 इन्फिनिटी पे गई और इधर से 5 और इन्फिनिटी पे गई, टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई।
जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ ओरिजिनेट हुई, उतनी फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी पे चली गई। अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज होता, तो मान लेते हैं यहाँ से 10 फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे 2 टर्मिनेट हो गई, 8 आपकी इन्फिनिटी पे चली जाएँगी। कुछ इस तरीके का सिस्टम रहेगा, ठीक है? इस केस में क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ 0 था, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स टर्मिनेटिंग और ओरिजिनेटिंग इक्वल हो गए। इसलिए ओवरऑल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो इन्फिनिटी पे जाएँगी, वो यहाँ से ओरिजिनेट वाली होने वाली लाइन्स के बराबर हो गए, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? इसको फटाफट ड्रॉ कर लेंगे सब लोग थोड़ा-सा फेयर तरीके से। जल्दी-जल्दी सब लोग ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अगले एग्ज़ाम्पल में मुझे यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, यहाँ पर हॉलो मेटालिक स्फीयर दिया गया है, ठीक है? यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ हॉलो मेटालिक स्फीयर है, मतलब ये हॉलो है, शेल भी नहीं है, ठीक है ना? पिछले वाला पूरा सॉलिड मेटालिक स्फीयर था, यहाँ हॉलो है, शेल नहीं है। मुझे इस सिस्टम आपका मुझे इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएँगी? समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताने के लिए एक और थ्योरम है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? उस थ्योरम के बिना मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस बता सकता हूँ देखो ऐसा-ऐसा होगा, ठीक है? तो मैं एक बार वो छोटी-सी थ्योरम है बता देता हूँ वर्ड्स में। उस थ्योरम का नाम है यूनिकनेस थ्योरम। वो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है? वो यूनिकनेस थ्योरम कहती है कि किसी पर्टिकुलर केस में, किसी भी पर्टिकुलर केस में जहाँ कुछ चार्ज है, कुछ मेटल है, कहीं कुछ इंडक्शन हो रहा है, तो चार्ज इंड्यूस होने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। कहने का मतलब अगर सारी कंडीशंस को फॉलो करता हुआ एक सॉल्यूशन मिल गया, सारी कंडीशंस को फॉलो करता हुआ अगर हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो इकलौता ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। किस चीज़ का किस चीज़ का सॉल्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ठीक है? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एक सॉल्यूशन हमें पता चल गया, तो वो इकलौता सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये यूनिकनेस थ्योरम है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर हॉलो मेटालिक स्फीयर, ठीक है? मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बतानी है। मैंने कहा इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जहाँ ये हॉलो मेटालिक स्फीयर की जगह सॉलिड मेटालिक स्फीयर था। उस सॉलिड मेटालिक स्फीयर की क्या-क्या कंडीशन थी? कि उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल होनी चाहिए और उसके वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एब्सेंट होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे क्या-क्या कंडीशन है? सरफेस पे नॉर्मल होनी चाहिए, अंदर 0 हो चाहे नहीं हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस रीजन में 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेटल है ना? दूसरी बात, इस प्लस क्यू से कुछ फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होनी चाहिए, ठीक है?
इस टोटल मेटलिक स्फीयर से पे जो है टोटल जो फील्ड लाइन्स आएंगी वो जीरो ही रहेंगी, जितनी टर्मिनेट होंगी उतनी ही ओरिजिनेट भी होंगी, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज जीरो है। एक और बात, अगर मैं अंदर के सरफेस पे चार्ज ओरिजिनेट कर दूं तो वो चार्ज जाकर टर्मिनेट कहाँ होगा, कोई जगह ही नहीं। ठीक, वैसे पॉसिबिलिटी है इधर प्लस क्यू चार्ज हुआ इधर माइनस क्यू चार्ज हुआ, बट ठीक है, इसी वजह से हमें यूनिकनेस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि जो पिछली केस का सॉल्यूशन था जिसमें इस सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया था, इस सरफेस में माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ इस तरीके की थी। और यहाँ से कुछ ऐसा, इस केस में हर जगह इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है। यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुए जो इस पे जाके टर्मिनेट हुए, यहाँ से उतने ही फील्ड लाइंस निकल गए। अंदर वाले पूरे वॉल्यूम में, अंदर वाले मतलब इस वाले वॉल्यूम में जहाँ मेटल है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये सारी कंडीशंस जो ये इस पर्टिकुलर केस में फॉलो करनी थी वो यहाँ भी फॉलो हो रही हैं। पिछले वाले डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर भी सेम सारी कंडीशंस फॉलो हो जा रही हैं। एक्स्ट्रा चीज क्या फॉलो कर ले रहा है ये कि इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई बात नहीं, गिवन कंडीशंस को फॉलो कर लिया ना, जो भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस थी उसको फॉलो कर लिया। तो उसके अलावा कुछ और को फॉलो करे चाहे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो दिस विल बी द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का, ये इकलौता सॉल्यूशन होगा। ये आपका एक यूनिकनेस थ्योरम टाइप की चीज है जो कॉलेज में पढ़ोगे आप, बट अभी हम इसका कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आया ये कि इसका आंसर और पिछले वाले का आंसर सेम टू सेम क्यों हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन की सारी कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है, फटाफट कॉपी करें, आगे बढ़ें। ओके, तो अगला प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो मेटलिक स्फीयर है, जिसके सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी। जवाब ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लस क्यू चार्ज से ऑरिजिनेट होंगी, लेकिन मेटल को पार नहीं कर सकती, 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 पार नहीं कर सकती। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेटल के अंदर वाले सरफेस पे जाके टर्मिनेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव 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 इस तरीके से कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब क्योंकि मेटल पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, अब आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। फील्ड लाइंस कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं? इस सरफेस पे, मतलब सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा? तो अगर प्लस क्यू चार्ज से जितने फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो माइनस क्यू चार्ज पर ही टर्मिनेट हो सकती हैं, इसलिए अंदर एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज ओरिजिनेट होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज आएगा कहाँ से? आउटर सरफेस से। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू।
तो बाहर के सरफेस से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। थोड़ा अंदर में लगता है ज़्यादा बना दी फील्ड लाइंस। कहने का मतलब है जितनी भी फील्ड लाइंस प्लस क्यू से ओरिजिनेट हुई सारी अंदर टर्मिनेट हुई, और क्योंकि इसकी वजह से बाहर प्लस क्यू चार्ज आ गया, बाहर से फिर से उतनी ही फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होके इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। तो चलिए फिर 2/3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है, पार्ट 3 है। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा हमने, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन प्योरली मैथमेटिकल है, पर फिर भी हम इसको एक फिजिकल डेफिनेशन देंगे, उस फिजिकल डेफिनेशन से हम मैथमेटिकल मीनिंग तक पहुंचेंगे और उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो फिजिकल डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक सरफेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सरफेस के थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ surface is equal to number of electric field lines originating नहीं, सॉरी, इसको पासिंग नहीं लिखना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास होने वाली जो होती है उसके बराबर। ठीक है, उस एक सरफेस से जितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं इसको मेजर करते हैं हम यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करने के लिए मैंने बोला पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाया जाता है बताइए तो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, और उनके बीच में जो गैप है वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी तो स्ट्रांग होगा, दूर दूर होंगे तो वीक होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए क्या करना होगा? हमें पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है, और इक्विडिस्टेंस इसलिए क्योंकि अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर है, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब एक सरफेस कंसीडर करते हैं। लेट्स से वो सरफेस कुछ ऐसा है। ठीक है,
इस पॉइंट पे हिंज है। ये सरफेस मतलब बेसिकली बेसिकली सरफेस आपका कुछ ऐसा है, मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पूरा सरफेस है इस तरीके का, मतलब इस कैमरा में समझ नहीं आएगा, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नॉर्मल सरफेस है ये, ठीक है? पूरा प्लेन है, ये एक लाइन नहीं है, एक प्लेन है, जो हमें साइड से देखने पे सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इस सरफेस से पास हुई, है ना? हमें बताना है कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सरफेस से पास होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास होंगी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा? आपका जो फाई है, आप क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोल सकता हूँ। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स इसके थ्रू पास होंगी, है ना? दूसरा कि फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये फील्ड लाइन्स पास-पास में होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये फील्ड लाइन्स पास-पास में होंगी। ये फील्ड लाइन्स अगर पास-पास में होंगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? पर इसमें 1-2 चीज़ें और बची हुई है। लेट्स से अच्छा, मैं अगर अभी इस सरफेस का एरिया वेक्टर लूँ, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, मैंने बताया आपको 11th क्लास में। एरिया कैन बी स्केलर, एरिया कैन बी वेक्टर। जनरली स्केलर होता है, और कभी-कभी हम वेक्टर की तरह उसे ट्रीट करते हैं। अगर एरिया वेक्टर लिया जाए तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन को मैं एरिया मान लिया इसका, ये एरिया वेक्टर। अब आप बोलोगे सर उल्टा क्यों नहीं माना? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर एक सरफेस के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स हम काउंट कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं, उस एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। देखिए, ये अगर आप यहाँ पे एक पेपर रख दोगे तो पेपर के 2 एरिया होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। हमें ये वाला एरिया कंसीडर करना है जिससे फ्लक्स पॉजिटिव आए। देखते हैं कैसे आएगा। अभी तो एरिया वेक्टर उधर है, पर अगर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा घुमा दूँ, इसी सरफेस को मैंने ऐसा करके घुमा दिया, ठीक है? तो लेट्स से मैंने इसको थीटा एंगल से घुमाया है, तो अगर इसका एरिया ए है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा, है ना? तो क्या मुझे यहाँ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए लिखना चाहिए या ए कॉस थीटा लिखना चाहिए? ए कॉस थीटा लिखना चाहिए ना? अब सवाल ये उठता है कि थीटा कौन-सा एंगल है सर? थीटा किन 2 चीज़ों के बीच में एंगल है? तो देखिए, इस पोज़ीशन से इनिशियल पोज़ीशन से जब ये इंक्लाइन पोज़ीशन पे गया, तो साथ में साथ इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे हो गया ना। हुँ? एरिया वेक्टर उधर हो गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रह गया, है ना? अब सोचो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल फिर से कितना आ गया? थीटा हो गया। थीटा क्या है? थीटा है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, है ना? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, पता नहीं कैसा बन गया है। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ई ए कॉस थीटा। अब सोचिए, फ्लक्स में पहली बार डिफाइन कर रहा हूँ, इससे पहले फ्लक्स डिफाइन किया ही नहीं हमने। जब इससे पहले हमने फ्लक्स डिफाइन ही नहीं किया, हुँ, तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि फ्लक्स की यूनिट मैं डिसाइड करूँगा, है ना? फ्लक्स को किस तरीके से मेज़र करना है, कौन-सी यूनिट में मेज़र करना है, सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा। और अगर मैं फ्लक्स को की यूनिट डिसाइड कर रहा हूँ,
तो मैं कुछ ऐसी यूनिट लूँगा सच दैट आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो आसान आए, इस केस में 1 आए। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को 1 कर दिया जाए, तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मैंने अज़्यूम किया है, मतलब मैंने ऐसा फ्लक्स की कुछ इस तरीके से यूनिट डिसाइड करी है, जिससे कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो जाए, ठीक है? तो phi इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज़ phi इज़ इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप बोलोगे सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या जब मर्ज़ी तब? जब मर्ज़ी तब नहीं कर सकते, जब पहली बार डिफाइन करते हो तब करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोर्स का मेज़रमेंट पहली बार डिफाइन किया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने बोल दिया कि उसने पहले डिराइव किया, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू डीपी dt, ये उसने बोला, ठीक है? फिर उसने बोला लेट्स टेक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टू बी 1। वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को 1 कर ले रहे हैं। तो फाई इज़ इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, ई ए कॉस थीटा है। इसमें ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर है, इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, नॉट अलोंग द सरफेस, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अच्छा, फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो आ गया। अब सीधे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक नहीं, काफ़ी सारे एग्जांपल करेंगे। द इलेक्ट्रिक हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज़ गिवन बाय ई वेक्टर इज़ इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, वेयर ई नॉट इज़ इतना। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है ई वेक्टर इज़ इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। जहाँ ई नॉट की वैल्यू दे रखी है इतनी, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। और आपको दे रखा है कि एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर एंड इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सो लेट्स कॉल इट, अगर सॉरी, ये हमको अगर एरिया दे रखा है, व्हाई डोंट वी फाइंड एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर, क्योंकि क्योंकि एरिया वाई जेड प्लेन में के पैरेलल है, इसलिए एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, दैट इज एक्स डायरेक्शन में होगा। तो आई कैप लिख देता हूँ, ठीक है? तो अब ऐसे में आपका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। तो आई कैप का आई कैप के साथ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जे कैप वाला जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, दैट्स इट, है ना? सो दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर, है ना? सो दिस इज इक्वल टू 3/25
ई नॉट मीटर स्क्वायर। अब ई नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 डाल देते हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन करनी बची है 3/25 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा, 1000 40 हो गया, 40 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 40 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कैसे निकला, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, आपको एरिया की वैल्यू दे रखी थी 0.2 मीटर स्क्वायर, और दे रखा था कि दिस एरिया इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज का ध्यान देंगे आप लोग। जब एरिया मुझे दिया गया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो मैंने बोला वाई जेड प्लेन के पैरेलल एरिया जो होगा, वो उसका एरिया वेक्टर आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आपने बोला हाँ, मैंने बोला नहीं, हो सकता है माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, है ना, हो सकता है माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया था एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में ना, क्योंकि आपको क्लियर नहीं किया गया कि आपका एरिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपके पास चॉइस है। और चॉइस मतलब सिर्फ वर्चुअल है, यहाँ पे असली चॉइस नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया को लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा डायरेक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि फ्लक्स पॉजिटिव आए, क्योंकि आपसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स थ्रू द सरफेस या फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ सरफेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। मुझे साफ साफ दिख रहा था यहाँ पे प्लस आई कैप है, इसलिए मैंने एरिया में भी प्लस आई कैप ले लिया। ठीक है, अगर मुझे दिखता कि यहाँ पर माइनस आई कैप है, तो मैं एरिया में माइनस आई कैप लेके सॉल्व करता। ठीक है, ओके, लेकिन ये सिर्फ ओपन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a point charge q is placed at the corner of a square of side a, then find the flux through the square। फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग, कैलकुलेट करके फटाफट आंसर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 75 का आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। जल्दी आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 0। आएगा कितना, जीरो। क्यों, क्योंकि इस फील्ड का, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, इस सरफेस के अलोंग आएगा, है ना। तो कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस के थ्रू पास नहीं होगी, है ना। इस चार्ज की वजह से जो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो चारों तरफ होगी, वैसे तो स्फेयर में चारों तरफ निकलेगी, पर कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया के थ्रू पास नहीं होगी, इसलिए फ्लक्स जीरो होगा। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है कि इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एरिया के प्लेन में है, पर आपका जो एरिया वेक्टर है वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में है। इसलिए आपका जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नॉर्मल डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, इसलिए इसका आंसर सिंपली क्या है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q through the circular region of radius r if the charge is placed on the axis of ring at a distance x। इसको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें मैंने इसमें नहीं कराई है। ठीक है, एक सेकंड मुझे चेक कर लीजिए वो आगे है कि, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो है ही उसको, वो आगे है या बस छूट गया, टाइप नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो अभी तक हमने जो, इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी होगी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा
उसमें हमने देखा फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को अभी तक ए वेक्टर लिख रहा था, आपसे मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एस वेक्टर लिखूंगा, एस यूज करूंगा एरिया के लिए। तो देखिए, हमने बोला कि आपका जो फ्लक्स होता है दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फ्लक्स कितना होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब अगर ये फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स है, तो ये हर जगह आप इस फॉर्मूले का यूज करके नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स जो है दैट इज गिवन बाय, देखिए छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे पहले, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एक छोटे से क्या होगा, सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, डी एस वेक्टर। लेट से डी एस वेक्टर इस तरफ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया लेट से, तो इस छोटे से एरिया से छोटा फ्लक्स निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये डी एस वेक्टर है, ठीक है, डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ में आई बात? इतना ही नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है भी पर एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में हो, मान लो कर्व सरफेस हो, तब भी इसी से निकलेगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका उसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पॉइंट चार्ज है जिसके सामने हमने एक डिस्क रख दिया है, पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू का, और हमें बताना है कि इफ द चार्ज इज प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ द, अच्छा रिंग है ये, अच्छा बोला है कि सर्कुलर रीजन से फ्लक्स निकालना है अगर इस रिंग का रेडियस आर है और इसके सेंटर से पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसके थ्रू निकलने वाला, इस एरिया के अंदर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। ये बताने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है, मैं डायग्राम को थोड़ा वापस बनाऊंगा तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। लेट से ये आपका पूरा रिंग था, ये इसका सेंटर, और यहाँ रखा है आपका प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस एक्स। हम इस सर्कुलर रीजन या डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डिस्क के सेंटर से, इस सर्कुलर रीजन के सेंटर से वाई डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ जाकर डी वाई थिकनेस का ये रिंग काटेंगे। ठीक है, ये डी वाई थिकनेस का हमने रिंग काट लिया। ठीक, इस डी वाई थिकनेस के रिंग का एक एरिया होगा डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई वाई, 2 पाई वाई डी वाई। इसका पूरा एरिया सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस होगा, ये डीएस है, वेक्टर नहीं है। ठीक, अब मैं इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के लॉन्ग आएगा, मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, और डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन का एरिया वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो डीएस वेक्टर इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू 2 पाई वाई डी वाई एरिया इंटू डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है,
समझ में आई बात? ई वेक्टर लिखेंगे, ई लिखेंगे यहाँ पे। अब बच गया यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। तो एक प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, ये एक्स ये वाई, तो डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई डी वाई इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई वाई डी वाई इंटू कॉस थीटा इज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी फाई का फॉर्मूला बना। इसका मतलब आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा, फ्लक्स निकालने के डी फाई निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए? हाँ सर, क्यू ही सही, सही तो है, इस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, इस चार्ज की वजह से फ्लक्स यही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई वाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो 2 पाई से ये 4 पाई कटा, 2 बचा। सो दिस इज इक्वल टू क्यू कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट बाय 2 कांस्टेंट, उधर आ गया वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया आपका डी फाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करना आपका काम, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू का मान लोगे, इस पूरे को यू मान लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्यों, उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2y, और वाई डी वाई यहाँ पे रखा हुआ है, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक बार आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग घर पे जब इंटीग्रेट करो चेक कर पाओ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसको जरा सब लोग कॉपी कर लेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स ऐसे निकालते हैं। तो एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं और उस फ्लक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लीजिए अभी के अभी। क्या 10th स्वयं आप बाहर क्यों चले गए थे? ये दो दो कैप्टन से कहाँ से आ गए?
कॉपी हो गया? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला एग्जांपल है, हमें इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ। ये रेडियस आपका आर दे रखा है, इस इधर रिंग है, उस ये रिंग ओपन है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सरफेस है। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। कहने का मतलब, अगर समझना चाहते हो इसको, तो एक दूध की छन्नी होती है ना, वैसा कोई शेप। ठीक है, इसके थ्रू फ्लक्स बताना है। जल्दी बताइए। सर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा? फ्लक्स सिंपली ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए, जो फील्ड लाइन इस रिंग के थ्रू पास होगा, वही फील्ड लाइन आगे जाके सरफेस के थ्रू पास होगा। कोई नया फील्ड लाइन नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि मान लेते हैं वो जो रिंग है, वो ऐसी होने की बजाय, रिंग तो ऐसी है बट उसके बाद जो सरफेस अटैच था वो इस तरीके का होने की बजाय कुछ इस तरीके का होता, सेंटा क्लॉज की टोपी होती, या आपका मोजा होता, जो समझ लो। तो ऐसे में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो? ये रेडियस अगर आर है, तो इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि पाई आर स्क्वायर इंटू ई से ज्यादा होगा कि बड़ा हो कम होगा। ई इंटू पाई आर स्क्वायर से ज्यादा होगा कि कम होगा, सिर्फ इतना बताना है। इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये पूछा गया बेटा। नहीं बता रहे हो? आंसर इज, फ्लक्स होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फ्लक्स होगा, कुछ और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स घुसा, जो फील्ड लाइंस घुसी, वो तो अल्टीमेटली सरफेस को पास कर दी गई। इस सर्कल के अंदर से जो फ्लक्स लाइंस पहुंची, वो तो इस सरफेस को पास करी। पर इधर से देखिए क्या हुआ। सरफेस आपका मान लेता हूं ये बाहर वाला है, ठीक है ना। ये जो फील्ड लाइन है, यहाँ पर तो सरफेस के उल्टा गया, नेगेटिव फ्लक्स हो गया। यहाँ पे सरफेस से इससे बाहर निकला, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। ध्यान दीजिए, अगर मैंने लेट्स से ये वाला ये वाला एरिया वेक्टर ले रखा है, ये एंगल थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स कितना होगा? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फ्लक्स तो नेगेटिव अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्लक्स नेगेटिव अलाउड नहीं है। जब हम बोलते हैं फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, तो नेट फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए। पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जब आप ई वेक्टर और डी एस वेक्टर निकालोगे, तो हमेशा अक्सर वो नेगेटिव आ सकता है फ्लक्स। ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जितना पॉजिटिव आ रहा है उससे कम नेगेटिव है, सो दैट नेट पॉजिटिव रहे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, और इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आप बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव कैसे हुआ? दोनों जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पर यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर किसी सरफेस के अंदर घुस रहा है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। अगर सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और हम यहाँ पे आउटर सरफेस ले रहे हैं, क्योंकि आउटर सरफेस के लिए नेट फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये इसमें आपको अगर डाउट हो तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। ठीक से बताइए अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। नहीं आया? यही दिक्कत होती है ये सब ना।
लाइफ में ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। देखो, बात समझो। जब मैं सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने अगर ये आउटर सरफेस लिया, मैंने यहाँ पर आउटर सरफेस लूँ और यहाँ पर इनर सरफेस लूँ, ये अलाउड नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ मैंने आउटर सरफेस लिया है तो मैं हर जगह पे आउटर सरफेस ही लूँगा, सबसे पहली बात, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इनर सरफेस लूँगा तो हर जगह इनर सरफेस ही लूँगा, ठीक? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस आउटर सरफेस के लिए फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इस पूरे उतना ही आया जितना इस सर्कल से पास हुआ, मतलब इतने रीजन का फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बचा ये वाला रीजन, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फ्लक्स पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, तो फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इधर एरिया इधर है, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कितना नेगेटिव हुआ, जितना नेगेटिव उतना ही नेगेटिव है जितना यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इधर से अंदर घुस रही हैं और जो इधर से बाहर निकल रही हैं बराबर है, ठीक है? तो नेट फ्लक्स इस पूरे रीजन का क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर रीजन से घुसकर जो यहाँ से निकलेंगी वो वाला फ्लक्स काउंट होगा, ठीक है? ये वाला फ्लक्स सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला फ्लक्स काउंट होगा, ठीक है? समझ में आई बात कि अभी भी समझ में नहीं आया? और ये वाला फ्लक्स कितना होगा, उतना ही जो कि सर्कुलर एरिया से पास हुआ, मतलब ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अनिकेत, ठीक है। अब अगर थोड़ा आया तो बार बार मतलब एक दो बार और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज गॉसेस लॉ। स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा है, शुरू हो गया, या अभी यही चल रहा है? नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। कई लोग इसको गॉस थ्योरम कहते हैं क्योंकि ये जो भी लॉ है या जो भी थ्योरम है ये डिराइव हो जाती है फ्रॉम कूलम्स लॉ। कई लोग इसको गॉस लॉ कहते हैं, क्यों? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि गॉस लॉ बेसिक है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ डिराइव होता है। मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि गॉस लॉ से कूलम्स लॉ डिराइव होता है, बट ठीक है, चलता है, दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने गॉस लॉ लिखा है, आपकी बुक्स में गॉसेस थ्योरम लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, आप थ्योरम लिख के आना, ठीक है? तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ क्या होता है? देखिए, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड surface, flux coming out of a closed surface is directly proportional to net charge enclosed within the surface. Flux coming out of a closed surface is directly proportional to net charge enclosed within the surface. सबसे पहले तो इसमें इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले
इस क्लोज्ड सरफेस क्या होता है इस टर्म को समझेंगे। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है इस टर्म को समझेंगे। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जो कि हमारे 3D स्पेस को दो रीजन्स में डिवाइड कर दे। सरफेस दैट डिवाइड्स 3D surface or combination of surfaces that divides 3D space in two regions। कौन कौन से? एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। कहने का मतलब लेट्स से ये मेरे पास एक वाटर ग्लास है, पानी का ग्लास है, ठीक है। क्या ये ग्लास एक क्लोज सरफेस है या नहीं है? तो इसका आंसर होगा कि एक ऐसा सरफेस जो कि हमारे 3D स्पेस को दो रीजन्स में डिवाइड कर दे। अब देखो, दो रीजन्स में डिवाइड करने का मतलब होता है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए आपको उस सरफेस के थ्रू पास होना पड़ेगा। बिना उस सरफेस के थ्रू पास हुए आप एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ सोचिए, आप यहाँ ग्लास के बाहर है, यहाँ ग्लास के अंदर है, अकॉर्डिंग टू यू। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने का एटलीस्ट एक रास्ता तो ये है ना, जिसमें हमें ग्लास के सरफेस को पार नहीं करना पड़ा। इसलिए दिस सरफेस इज नॉट क्लोज्ड। वहीं अगर मैं ढका हुआ ग्लास लेता तो उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वो सरफेस हमारा क्लोज सरफेस होता है, ठीक है। तो क्या कहा है? फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कहने का मतलब, अगर कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, अगर हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से Q1 Q2 माइनस Q3, तो जो फ्लक्स बाहर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें फ्लक्स पास होने वाली लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम फ्लक्स बाहर आने वाली बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बाहर वाला एरिया। अंदर वाले एरिया के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अंदर वाले सरफेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जो फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आ रहा होगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू, जो टोटल चार्ज है यहाँ पे, इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, क्यू एनक्लोज्ड, मतलब जो टोटल चार्ज एनक्लोज कर रखा है वो। फिर हमने यहाँ से बोला कि दिस इंप्लाइज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज, दिस इंप्लाइज फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे तीन ही चार्ज थे। जो आप लिख रहे हो नेट चार्ज एनक्लोज, तो उसमें ऑब्वियसली आप चार्ज का साइन भी लोगे, और अगर आप चार्ज का साइन लोगे तो नेट चार्ज एनक्लोज नेगेटिव भी आ सकता है। दैट मीन्स फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस कैन बी नेगेटिव। फ्लक्स कैन बी नेगेटिव थ्रू अ, सॉरी, कमिंग आउट फ्रॉम अ सरफेस। ऐसा कब होगा? अगर अंदर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाए। अगर अंदर नेट चार्ज नेगेटिव होगा तो सरफेस के अंदर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा फ्लक्स, ठीक है। नेट फ्लक्स अंदर चला जाएगा, इसलिए नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, अगर अंदर नेट चार्ज नेगेटिव है तो। वैसे हम लोग जो जो फ्लक्स बाहर आ रहा होता है हमेशा उसी को पॉजिटिव लेते हैं, जो अंदर जा रहा होता है उसी को नेगेटिव लेते हैं। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी बताया, गॉस लॉ? नहीं सर। क्लियर है सबको? हाँ सबको क्लियर? ओके, तो कॉपी कर लो फटाफट।
हो गया कॉपी? तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जांपल फ्लक्स पे ये रहा। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस होता है, ऐसा सरफेस जिसपे हम गॉस लॉ लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो क्लोज सरफेस है वो फिजिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सिर्फ इमेजिनरी सरफेस। हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया, बताया बोला इसमें से बताओ फ्लक्स कितना निकलेगा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, उसको भी हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। जिस भी सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगा रहे होंगे उसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन, फ्लक्स थ्रू नहीं बोलना चाहिए, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ बोलना चाहिए। जैसे ही गॉसियन सरफेस बोला वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस पूछ रहा है। ठीक है, थ्रू द गलत है यहाँ पे, जल्दी बताओ। सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। जूम कर लें? चार्ज नहीं दिख। थोड़ा ब्लर भी है सर। अब ठीक है? यस सर। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, एक्चुअली बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है और ये -6 माइक्रोकूलम है। ठीक है, हुआ? देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज या क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू इन कितना है अंदर है 4 - 3 + 2, मतलब कि 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका आंसर है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे सर ये -6 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम क्या कर रहे हैं, इससे नेट फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है सिर्फ बाहर, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो कुछ ऐसी जाएंगी, एक बार अंदर घुसती है, एक बार बाहर निकलती है। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट कितना हो गया, बाहर निकलने वाला माइनस अंदर जाने वाला जीरो, बाहर निकलने वाली लाइन माइनस अंदर जाने वाली लाइन जीरो, बाहर निकलने वाली लाइन माइनस अंदर जाने वाली लाइन जीरो। तो अगर एक क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाले फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात? भाई अगर नहीं समझ यस में, सर। क्या? यस, ओके। यस सर। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मुझे लिखकर, मतलब एक बार मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि आपकी आवाज़ तो समझ में आती नहीं मेरे को।
सबको समझ में आ गया ये? हाँ सर। अच्छा, तो देखो फिर मैं आज की क्लास अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1.25 घंटे की क्लास चली अपनी। क्लियर पूरा हुआ जो पढ़ाया है कि नहीं? जो पढ़ाया वो पूरा क्लियर है या आधा अधूरा क्लियर है? सर वही मोजा वाला थोड़ा कम समझ में आया। कौन सा वाला? सर वो शू या सॉक्स जो भी एग्जांपल देके आप समझाए थे। अच्छा, देखो उसको एक बार फिर से देख लो यार। देखो, आपका फ्लक्स में डेफिनेशन पे को पकड़ो, आप डेफिनेशन नहीं पकड़ रहे हो इसलिए गड़बड़ हो रही है और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। अब सबसे पहले सरफेस का मतलब समझो। आपका पेपर अगर मैं ऐसे उठा लूं तो ये पेपर, यार इसमें तो ठीक से क्लियर होता नहीं है। चलो मैंने ये रुमाल ले लिया, ठीक है। हम लोगों के दिमाग में क्या है कि जब हम एरिया लिख रहे हैं तो हम रुमाल का एरिया लिख रहे हैं, राइट? पता नहीं चल रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। जब हम एरिया लिख रहे हैं तो हम किसी रुमाल का एरिया लिख रहे हैं या किसी सरफेस का एरिया लिख रहे हैं, किसी पेपर का एरिया लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पेपर की लेंथ L है और विड्थ B है तो उसका एरिया कितना है? मुझे कोई बताएगा? अबे एक LB रेक्टेंगल L इंटू बी है ना एरिया पेपर का? नहीं, गलत है। हाँ सर। 2LB है बेटा। आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों। दो सरफेसेस है ना, दोनों साइड सरफेस होता है ना पेपर का। तो एरिया 2LB है और एरिया वेक्टर कितना है? LB। 0। एरिया वेक्टर कितना है पेपर का? 0 है। दोनों एरिया अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई। यस सर। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं हाँ एरिया ले लूं, पेपर अगर ये मेरा पेपर है तो इसका एक एरिया इधर एक एरिया इधर, टोटल एरिया कितना हो गया? 0। अब अगर जी। मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो मुझे बताइए, मैं दोनों एरिया अगर कंसिडर कर लूंगा तो फ्लक्स कितना आएगा? हमेशा ही 0 आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर जीरो। ही 0 है ना? आया ना? yes सर। sir समझ में आया? यस सर। हाँ सर। दोनों एरिया ले लूंगा तो फ्लक्स हमेशा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फ्लक्स तो हमें डिफाइन करना नहीं जो हमेशा 0 आए। कुछ ना कुछ तो करने के लिए होना चाहिए ना वहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला यार हम किसी एक एरिया को लेंगे, या तो इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? अगर इधर वाला एरिया लेंगे तो इधर वाला ही एरिया लेंगे, इधर वाला एरिया लेंगे तो इधर वाला एरिया लेंगे। फिर हमने बोला अच्छा निकालना क्या है? फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू अ सरफेस मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये अंग्रेजी का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के बारे में सोचो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस अंग्रेजी में जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये सेंटेंस को आप कभी नेगेटिव में बता सकते हो कि इस सरफेस से ना -5 लाइंस पास हो गई? ऐसा बोलना अच्छा लगेगा क्या? बताओ। हाँ या ना बोल दो। नहीं। नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? ओके। तो अब हमने इसलिए डिसाइड किया अच्छा तो इन दोनों में से वो सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव आए, ठीक। कोई दिक्कत? नहीं। अरे भाई हाँ ना बोल सकते हो। नहीं। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मैं अगर ये वाला एरिया ले लेता हूँ तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, इधर तो नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। फ्लक्स अगर इस सरफेस के लिए फ्लक्स लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, जो कि हमें नहीं लेना। तो ये वाला हमने कैंसिल कर दिया। हमें फ्लक्स कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, ये वाला एरिया लेना है ना? समझ में आई बात? हम्म। अब समझ में आ रहा है हम कैसे एरिया डिसाइड कर रहे हैं कौन सा वाला लेना है? अब देखो, हाँ। अब उस मोजे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। मोजा, अब मोजा मान लो, आपके सेंटा क्लॉज की टोपी मान लो, आप तितली पकड़ने वाली जाली मान लो, जो मर्जी मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी,
मुझे फ्लक्स निकालना है अगर, तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मैं एरिया कौन सा लूंगा। मैं एरिया ये बाहर वाला लूंगा, ये वाला, या ये अंदर वाला लूंगा, पहले मुझे ये डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखो बेटा, अगर बाहर वाला एरिया लिया है ना ये वाला, तो हर जगह बाहर वाला ही लोगे। समझ में आया? ये चीटिंग नहीं चलेगी कि यहाँ बाहर वाला ले लेते हैं यहाँ अंदर वाला ले लेते हैं, वो चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, समझ में आई बात? कि यहाँ बाहर वाला ले लेंगे सर, यहाँ अंदर वाला ले लेंगे, ये चीटिंग नहीं चलेगी। अगर बाहर वाला एरिया लिया है तो पूरा बाहर वाला एरिया, मतलब उस सरफेस पे आप मूव कर सको पूरा का पूरा, ऐसा होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ओके, तो अब मैंने बोला लेट्स से मैं बाहर वाला एरिया लेता हूँ। अगर मैंने बाहर वाला एरिया लिया तो मैंने क्या देखा कि यार यहाँ पर तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये तो खोखला है, ये तो बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन है ना। यहाँ तो कोई सरफेस ही नहीं है, सरफेस यहाँ जाके मिल रहा है हमको। तो यहाँ से तो फ्लक्स पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया की डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ बताओ, सर। आ गया? अब यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, उतना ही जितना यहाँ से पास हुआ इस एरिया से, और इस एरिया से कितना पास हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू ई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर मैं कोई फील्ड लाइन लूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वो नेगेटिव फ्लक्स दे रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स दे रहा है, राइट? हाँ अब क्योंकि यहाँ से एक लाइन अंदर घुसी तभी यहाँ से एक लाइन बाहर जा रही है, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इधर से जीरो, 0। इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला, पॉजिटिव। दैट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव आ गया मतलब सही है, अगर अंदर वाला लेते तो यही इतना वैल्यू नेगेटिव आ जाता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, ये कन्वेंशन हाँ है हमारा कि हम अगर हमसे कभी बोला जाए फाइंड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, तो हम पॉजिटिव वाला ही आंसर देंगे, नेगेटिव वाला आंसर नहीं देंगे। लेकिन गॉस लॉ में जाके नेगेटिव आंसर अलाउड क्यों हो जाता है? क्योंकि गॉस लॉ में हम हमारा स्टेटमेंट होता है, अंग्रेजी का स्टेटमेंट सुनो, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, मतलब अगर अंदर जा रहा है फ्लैट फ्लक्स तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन अपने गॉस अंकल ने पहले डिसाइड कर लिया। जब फ्लक्स थ्रू अ सरफेस बोल रहे हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भैया हमेशा पॉजिटिव वाला बताना। लेकिन जब बोल रहा है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, मतलब ऑटोमेटिकली उसने बोल दिया भाई बाहर वाला सरफेस ही लेना है, अंदर वाला सरफेस नहीं लेना। समझ में आई बात? इसलिए अगर क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स जाता है, मतलब एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया लेट्स से माइनस के, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी ना, आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे भाई बता दो, Yes, sir. हाँ आएंगी। बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसमें हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्लक्स कमिंग नेगेटिव। आउट ऑफ द सरफेस नहीं हो रहा है, फ्लक्स इज गोइंग इनसाइड द सरफेस, इसलिए फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। तो अगर अंदर नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस नेगेटिव होगा, अगर अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट नहीं क्लास में हम इसका प्रूफ देखेंगे, मैं प्रूफ बताना भूल गया, तो मेरे को याद दिलाइएगा कि सर आपका प्रूफ बचा रह गया है, गॉस लॉ का, गॉस लॉ के डेरिवेशन बचा रह गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब क्लियर No, है अभी? sir. अब क्लियर है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ बेटा वो वाला पार्ट? नहीं सर, हो गया। हो गया पूरा क्लियर? चलो ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। होपफुली अगली 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी मैं जो हर साल जिस पेज से चलता था उससे हम लोग 1 महीना तो लेट हो ही गए हैं। ठीक है, मतलब जनरली मेरा 5 5th मई को ये चैप्टर कंप्लीट होता था, इस बार 5 या 7 या 8 जून हो जाएगा। तो लेकिन चिंता मत करिए, सबके साथ ही कुछ ना कुछ डिले तो हुआ ही है। ठीक है, बस इतना इंश्योर करिए कि जो 11th क्लास वाले चैप्टर्स हैं वो आपने रिवाइज किए हों इस टाइम में, जो आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी उस वक्त। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, बाहर फालतू में मत निकलिए, अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो मास्क पहन के निकलिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए। ठीक है, आज की डेट में तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है।
चलिए बाय बाय।